हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई आप सभी को क्लियर हो गया होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपकी स्कोरिंग अब इन्हांस होगी, क्योंकि एनाटॉमी में ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई एज बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है फंक्शन से रिलेटेड, तो हर एक वीडियो में या फिर हम कह सकते हैं हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी आपके फंक्शंस आते हैं, जैसे कि स्टमक का, पेनक्रियास का, गॉल ब्लैडर का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्लाइवा माउथ में, तो वो सबको फंक्शंस क्लियर कर देंगे। बाय द वे बुक हमारी है आशा लता, हम उससे कवर अप करेंगे। आपके पास जो भी बुक है आप उससे कवर अप कर सकते हैं। इस वीडियो का कंटेंट आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बुक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से लेके अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। बाय द वे अगर मैं बता दूं तो एज सच आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो मैं फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं या फिर आप कह सकते हैं जितने हेडिंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी। अगर आपको फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। साथ ही साथ अगर इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगे तो फिर आगे के सेमेस्टर की ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। इसीलिए आप अच्छे से स्टडी करिए। आपकी जितना भी हार्डवर्क है वो आप जब यूनिवर्सिटी एग्जाम देकर आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने अपना बेस्ट दिया है। अगर मैं बताऊँ आपको जितने भी फंक्शंस हैं, तो जिस अकॉर्डिंग आपकी आशा लता बुक में प्रेजेंटेशन है, सेम एज आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करना है। मेरे कहने का मतलब है ये फंक्शन ऑफ स्लाइवा है। जिस तरीके से बुक में प्रेजेंटेशन दे रखा है उस तरीके से आपको अपनी एग्जाम कॉपी में भी बनाना है। इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेम एज आपको तरीका बुक का कॉपी कर लेना है, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन ईजी दे रखा है, साथ ही साथ आपको ईजिली लर्न भी हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन आपको पता है कॉपी प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जनरली डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा और फंक्शन ऑफ स्लाइवा। ये आपका स्टमक, सॉरी, ये आपका ओरल में आ जाएगा। फिर आपको पता है ओसोफेगस में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पैसेज होता है, फूड को ट्रांसफर करता है जो ओरल से स्टमक तक। तो स्टमक में आपको फंक्शन ऑफ स्टमक फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपको पता है स्टमक में एक्शन होगा पैप्सिन का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम स्टमक में कंपोजिशन पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस का, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने जा रही है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी है हम इसको सब कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग कंपोजिशन भी देखेंगे। ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ सक्सेस इन ट्राइकस। और आज की वीडियो में हम जनरली ये भी डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ सक्सेस इंटराइकस। ये आपके इंटेस्टाइन में आता है, जिससे आपको वो भी क्लियर हो जाए। फंक्शंस हम लोग जनरली सारे डिस्कस कर रहे हैं, स्मॉल है, लार्ज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। तो आपको पता है कि आपकी आशा लता बुक में सब कुछ मेंशन है, बट मैं इस हर एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दूंगी फंक्शंस को। साथ ही साथ आप इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हो बुक से। अगर आपके पास आशा लता बुक है तो आप उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उससे ऑब्टेन कर लीजिएगा सारे डेटा को। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम इसको बुक से डिस्कस कर लेते हैं हर एक फंक्शंस को। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में 99% वाटर होता है, सॉलिड 1% होता है। सॉलिड में आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आते हैं। ऑर्गेनिक में आपके एंजाइम्स और म्यूकस आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक में जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। तो बस आपको अगर कंपोजिशन पूछा गया जाएगा तो आपको यही डायग्राम बना देना अपने कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में। नेक्स्ट क्या है फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो आपको पता है जो सलाइवा आपके लिए कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले लुब्रिकेशन एंड स्पीच। जितना भी टंग लुब्रिकेंट होती है, जितना भी आप बोल पाते हो तो किसकी वजह से कर पाते हो, सलाइवा की वजह से। सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसको हम लोग एंजाइम जो कि आपके हेल्प करता है स्टार्च में कन्वर्ट करता है माल्टोस में। तो ये जनरली डाइजेशन फंक्शन में हेल्प करता है। ये डिफेंस में हेल्प करता है। डिफेंस का मतलब क्या होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है जो कि लाइजो एंजाइम्स होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स जैसे कि बैक्टीरिया जितने भी फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं। अप्रिशिएट ऑफ टेस्ट। टेस्ट का इन्हांसमेंट किसकी वजह से होता है, सलाइवा की वजह से होता है। एक्सक्रीटरी, जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है,
जितना भी आपका कह सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्लाइवा में जितना भी एक्सक्रीटरी होता है वो किसकी वजह से रिमूव हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ स्लाइवा की वजह से। जैसे कि एक्सेस यूरिया अगर एक्सक्रीट करता है स्लाइवा तो उसको हम लोग नेफ्राइटिस कंडीशन कहते हैं। अगर एक्सेस कैल्शियम कंडीशन होगा तो उसको हम लोग हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन कहते हैं। ये जनरली एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे सेशनल एग्जाम में ये दोनों कंडीशन पूछी गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन है जिसमें एक्सेस अमाउंट में आपका कैल्शियम होगा। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है नेफ्राइटिस जिसमें एक्सेस अमाउंट में यूरिया होगा। नेक्स्ट आपको पता है ओसोफेगस में एज सच कुछ भी नहीं होता, बट हाँ फंक्शन ऑफ स्टमक की बात करो तो फंक्शन स्टमक के बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट आपका फूड, अब ओरल कैविटी से स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या है, रिजर्वायर ऑफ फूड। इसका मतलब स्टमक एक वो है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ओसोफेगस में फूड स्टोर नहीं होता, वहाँ से वो सिर्फ पैसेज ओरल से उसको स्टमक तक सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। कन्वर्ट फूड इनटू काइम, तो आपको पता है इस माउथ में बोलस फूड होता है, बोलस फूड को काइम फूड कौन कन्वर्ट करता है, आपका स्टमक कन्वर्ट करता है। वो डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है स्टमक एसिडिटी में एसिडिक नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट होता है। HCl जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पैप्सिन, जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का वो कहाँ होता है, वो आपका स्टमक में होता है। इस फंक्शन से आपको क्लियर होगा कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, साथ ही साथ सेम एज आपको किस अकॉर्डिंग लिखना है, मैंने एक एक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रिक जूस में 99.5% वाटर होता है, रेस्ट ऑफ आपका सॉलिड होता है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की तो आपका सॉलिड होता है 0.5%। सॉलिड्स में आपके आते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपके स्टमक में क्या क्या होता है, पैप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेस, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर। तो जितना भी आप देख रहे हो ये सब आपका ऑर्गेनिक पार्ट है। ये ऑर्गेनिक पार्ट आपका कितना भी सिक्रीशन होता है वो सेल टाइप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपको पता है जो चीफ सेल्स होते हैं वो पैप्सिनोजन, लाइपेस, रेनिन निकालते हैं। जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl देते हैं। जो म्यूकस सेल्स होता है वो म्यूकस सिक्रीट करता है। मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपका क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका आता है हाइड्रोक्लोराइड जैसे HCl, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट। तो ये आपके इनऑर्गेनिक में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्शंस ऑफ पैप्सिन। अभी आपने स्टमक के फंक्शन में पढ़ा है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन के, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पैप्सिन आता है। आप जनरली देखोगे मैंने बहुत सी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मैंने ऐसे मार्क करा था क्योंकि मुझे इनको रिवाइज करने में ईजी रहता है। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करूँगी तो आप उससे अपने नोट्स कवर अप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्शन ऑफ पैप्सिन। जो आपका पैप्सिन है वो सबसे पहले क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। वो क्या करता है, वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है कैसिनोजन से कैसिन में, जिससे कि इस जनरली हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बताऊँ जो आपका रेनिन होता है, जो मिल्क प्रोटीन कैसिन होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या होता है, जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेशन के लिए आपको वो ब्रेकआउट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड, वो पेप्टाइड में पॉली है तो उसका मतलब वो कन्वर्ट करेगा सबसे पहले ड्राई पेप्टाइड में, फिर डाई पेप्टाइड में, फिर आप सिंपली पेप्टाइड को डाइजेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर डाइजेशन की हेल्प होती है कोलेजन। आपको पता है जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है केराटिन फाइबर या कोलेजन फाइबर्स, तो ये सब आपके फाइब्रस प्रोटीन्स में आते हैं। इनको डाइजेस्ट कौन करता है, आपका पैप्सिन ईजिली डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अगर मैं बताऊँ ये सिक्रीशन का फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन का मतलब आपके स्टमक में कितना सिक्रीशन होता है। तो 3 टाइप्स के फेज आते हैं जिसमें आपका फेजेस है गैस्ट्रिक का। सबसे पहले सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज आपका सिर्फ नर्वस कंट्रोल होता है। गैस्ट्रिक में नर्वस के साथ में एक हार्मोनल कंट्रोल भी आता है, और जितना भी इंटेस्टाइनल है वो हार्मोनल कंट्रोल है। अगर मैं बताऊँ जितना भी आपका नर्वस सिस्टम मतलब कि सिफेलिक है तो वो रिफ्लेक्स पे वर्क करेगा। एक कंडीशन रिफ्लेक्स होगी या फिर एक अनकंडीशन रिफ्लेक्स होगी। अगर कंडीशन और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स इसका मतलब वो वेगस पे स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट वेगस नर्व के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो जब ये पॉजिटिव का मतलब ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस को कि सिक्रीट हो,
जो आपका नर्वस सिस्टम करता है तो वो वेगस पे करता है। इतना आपको क्लियर हो गया। गैस्ट्रिक फेज की अगर मैं बात करूँ तो वो नर्वस के साथ में हार्मोनल पे भी वर्क करेगा। आपका फूड बोलस होता है स्टमक में, बट वो स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व से। क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम पे। हार्मोनल में आपको गैस्ट्रिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी। इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले इसमें है नर्वस हार्मोनल। तो आप देख सकते हो नर्वस में आपको वेगस नर्व लगेगी, हार्मोनल में आपको सिक्रेट होगा गैस्ट्रिन, जो कि स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशंस को। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल। इसमें से वो सिर्फ हार्मोन लगता है। आपका इंटेस्टाइन में फूड कैसे होता है? काइम होता है। ये सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन्स जैसे सोमैटोस्टेनिन स्टेनिन सॉरी जीआईपी वीआईपी। तो ये इनहिबिट करता है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोक दो, अब डाइजेशन हो चुका है। जितना भी डाइजेशन का वर्क होता है वो या तो स्टिमुलेट करता है या तो इनहिबिट करता है। तो स्टिमुलेट और इनहिबिट कौन कौन करते हैं, इस फेजेस से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर मैं बताऊँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कहाँ से आ रहा है, आपका फूड आ रहा है स्टमक से। इंटेस्टाइन में एक जूस सिक्रेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कस इंटराइकस। तो इसका फेजेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कंपोजिशन भी, तो आप उसको भी कवर अप कर लीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन इसमें आती है, ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को। हम यहाँ से स्टार्ट करें। एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन का, इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो सिक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो एक्टिवेट करता है जिससे आपका डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट क्या, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। इसका मतलब क्या है, जितना भी अमाउंट ऑफ जूस सिक्रेट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो ये देखता है कि आपका फ्लूइड कितना कोलोन में कितना रीअब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से वो एज अ वाटर बैलेंस कर सके। नेक्स्ट आपका हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएटिक फंक्शन का मतलब यह है, जो आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो प्रेजेंस में करता है, जो कि आपकी है इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर आपका इंट्रिंसिक फैक्टर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा विटामिन B12 का, जिसकी वजह से एक डिजीज कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पर्निशियस अनीमिया। नेक्स्ट आपका वो सिक्रीज करता है सर्कस इंट्राइकस, जिसको हम लोग कहते हैं जीआई हार्मोन। तो आपको पता है जितने भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। मैकेनिकल फंक्शन में क्या है, जब उसका मूवमेंट होता है तो वो मिक्स करता है काइम फूड को, जो कि आपका कहाँ से आया स्टमक में, वो किससे करता है डाइजेस्टिव जूसेस से। डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करता है जितना भी आपका डाइजेशन वर्क है, जैसे कि आपको पता है सिक्रीटिन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है या फिर मोलेटिन हार्मोन है, तो वो सब आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो म्यूकस है जो बर्नर ग्लैंड से सिक्रेट करती है, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ सर्कस इंट्राइकस। तो आपको पता है वाटर सॉलिड में हम डिवाइड करते हैं। वाटर इसमें भी 99.5% है, सॉलिड 0.5% है। सॉलिड डिवाइड होता है फिर से ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में इस बार डिवीजन एंजाइम्स में है और अदर में। तो एंजाइम्स में आपके आएंगे पेप्टाइडेज, डाइसेक्राइडेज, लाइपेज, इंटेरोकाइनेज। अदर में आएगा इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस, डिफिनिज्म। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिशन किस अकॉर्डिंग आपको करना है। सारी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, बट मेनली आप 3 कंपोजिशन कर लीजिए जो मैंने अभी इस वीडियो में कवर अप करे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको पता है कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका फूड कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। सबसे पहला टॉपिक है सिक्रीटरी फंक्शन। आपको पता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन जितना भी म्यूकस है वो सब सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन की वजह से आप तरीके से कह सकते हो कि आपकी जो बॉडी है वो एक तरीके से मेनली प्रोटेक्टेड रहती है। प्रोटेक्शन का वर्क एक म्यूकस बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में विलाइस, माइक्रोविलाइस प्रेजेंट होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। एक्सक्रीशन होता है हैवी मेटल्स का। जितना भी स्टोरेज करने के बाद वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सिंथेसिस होता है विटामिन के का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस होता है विटामिन के का, विटामिन B12 का, फॉलिक एसिड्स का, बाई कोलोनिक फ्लोरा। तो आपको पता है ये फ्लोरा कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। आपको ये भी पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो फीकल मैटर होता है वो वेस्ट होता है। वो फीकल मैटर का स्टोरेज कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो जाता है रेक्टम में, फिर वो जाता है एनएस से। फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसको फंक्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका फंक्शन है फंक्शन ऑफ लीवर।
अगर मैं बताऊँ फंक्शन ऑफ लीवर बहुत सारे होते हैं, बट मेनली हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में मेंशन करा है। बुक में प्रेजेंटेशन आप देख के सीख सकते हैं। सबसे मेन और सबसे कॉमन फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ बाइल। जितना भी बाइल जूस का सिक्रीशन होता है वो कौन करता है? लीवर करता है। लीवर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से आपको पता है जितने भी आपके फैटी एसिड्स पिगमेंट्स होते हैं वो कौन सिक्रीट आउट करता है? आपका लीवर करता है। लीवर आपका डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन। आपका जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है वो आपका फीटस में कहाँ होता है? लीवर में होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसीज, जितना भी आपका ओल्ड आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। अगर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हाई होने लगता है तो बिलिरुबिन जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कभी कभी जॉइंटिस कंडीशन भी हो जाती है। लीवर मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। मेटाबॉलिज्म के बाद में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी देता है। फैट आपको 9 किलो कैलोरी देता है। लीवर स्टोरेज भी करता है ग्लाइकोजन को, अमीनो एसिड्स को। लीवर आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसी बड़ी प्रोसेस में भी हेल्प करता है जिसमें एटीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग लीवर के फंक्शंस ईजी हैं और आपने किसको क्लास 11th 12th में पढ़ा भी होगा तो आप उसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर सबसे पहले स्टोरेज होता है बाइल का। बाइल का सिक्रीशन कौन कर रहा था? लीवर। स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर करने के बाद बाइल को एकदम कंसनट्रेटेड करते रहता है, उसकी कंसनट्रेशन को हाई करता रहता है। बाइल की कंसनट्रेशन के साथ ही साथ ये पीएच को भी ऑल्टर करता रहता है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, अगर म्यूकस का सिक्रीशन नहीं करेगा तो गॉल ब्लैडर अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? ये मेंटेन करता है प्रेशर को बाइनरी सिस्टम में। मेनली इन डाइजेस्टिव सिस्टम 3 से 4 आपके कंपोजिशंस थे, हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस हमने हर एक ऑर्गन के अलग अलग करे। फिजियोलॉजी में फंक्शन एज सच बहुत ईजी है। अगर आपके पास कोई भी बुक है आप उससे अगर फंक्शन पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बट आपके डाउट थे इसीलिए मैंने एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को उठाया, उसकी सारी फंक्शंस को एक एक ऑर्गन करके कंप्लीट कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर जो आज की वीडियो में पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।